नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, AGTSS से संबंधित मेरे बच्चों कई वीडियो हमारे अपलोड हो रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 अपलोड हो चुके हैं। ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। कितने? 100 प्रश्नों की श्रृंखला है और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। संपूर्ण सिलेबस पर कंप्यूटर भी है, यूपीजी के भी है, एग्रोनॉमी भी है, कृषि प्रसार की भी है, ग्रांट ब्रीडिंग भी है, ठीक है, मृदा भी है। सब पे पूरा आपका इसी आधार पर आपका AGTA का पेपर आपका आएगा। तो चलिए, अगर आप इससे पहले नए चैनल पे आए हैं हमारे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है मेरे बच्चों, पक्का है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मेरे बच्चों, ठीक है। यूट्यूब पर यह श्रृंखला सबसे पहले जो है सिलेबस पर आधारित स्टडी विद नीरज चैनल की तरफ से जो है आपके लिए लाई गई है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। भाग 1 में आपके 65 क्वेश्चन मेरे बच्चों, भाग 1 में 65 क्वेश्चन जो है आपके जो रहेंगे, ठीक। और वो क्या रहेंगे? 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के रहेंगे, ठीक है। किसके रहेंगे? वो 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के रहने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, फल एवं शाकनाशी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम कितना है, ठीक है। तो डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन जो इसका तापक्रम है वो मेरे बच्चों 80 से 82 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखना कितना है? 80 से 82 डिग्री सेल्सियस है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तापमान 7 से 10 मिनट तक जो है इसे जो है गर्म किया जाता है, ठीक है। मतलब 80 से 82 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 7 से 10 मिनट तक जो है इसे मेरे बच्चों गर्म किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये समय भी कभी कभी जो है मेरे बच्चों पूछ सकता है, तो आप इसको जो है इसको लेकर के जो है आप परेशान ना हो, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 2 देखिए क्या कहते हैं। निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? मेरे बच्चों, मृदा पोषण स्तर को बढ़ाता है ज्वार गेहूं, धान मूंग गेहूं, बाजरा गेहूं या मूंगफली गेहूं। तो जो फसल के चक्र मृदा पोषण स्तर को बढ़ाता है वह है मूंगफली और गेहूं। क्या है मेरे बच्चों? वह है मूंगफली और गेहूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूंगफली और गेहूं है, ठीक है। आपको पता है मूंगफली एक तिलहनी फसल भी है। क्या है? मूंगफली एक तिलहनी फसल भी है। इसमें किस्मों के अनुसार 40 से 45 डिग्री तेल, 22 से 25 डिग्री प्रोटीन। मेरे बच्चों 40 से 45 डिग्री 40 से 45% जो है तेल होता है, ठीक है। और 22 से 25% जो मेरे बच्चों प्रोटीन होती है। किस में हम बात करते हैं? हम ये बात कर रहे हैं मूंगफली में। ये एक तिलहनी फसल भी है, इतना आप ध्यान रखना। इसमें इतना % तेल होता है और इतना % मेरे बच्चों प्रोटीन की मात्रा जो है होती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना नमी सीमा हो 10% मेरे बच्चों से अधिक है, तो हम इसे जो है बचा सकते हैं। ध्यान रखना, 10% से भंडारित अनाज में कीटों के अनुसार बचाया जा सकता है यदि दाना की नमी सीमा 10% से कम रखी जाए, मतलब 10% से कम रखी जाए। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना 3 का ए जो है मेरे बच्चों इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन संख्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 लिखा है, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में है? केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 4, तो ये मेरे बच्चों है फरीदाबाद में। कहां पे है? ये है फरीदाबाद में। क्या? केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला यह फरीदाबाद में है। ध्यान रखना, 28 फरवरी 1981 को अधिसूचना द्वारा फरीदाबाद में स्थापित किया गया। ध्यान रखना, 28 फरवरी 1981 को यह स्थापित किया गया था। 28 फरवरी मेरे बच्चों 1981 को यह स्थापित किया गया था। चलिए, एक कीट के शरीर के 3 अंग हैं, मतलब 5 नंबर। एक कीट के शरीर के जो 3 अंग हैं मेरे बच्चों, वह क्या है? वह सिर, वक्ष और पेट है। ध्यान रखना, किस गण में अपूर्ण मेटाफार्मोसिस पाई जाती है? अपूर्ण मेटाफार्मोसिस पाई जाती है, तो ये होमोप्टोरा
होमोप्टेरा में जो है मेरे बच्चों जो है अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस जो है मेरे बच्चों ये पाई जाती है। ठीक है, अपूर्ण कायांतरण में 3 चरण होते हैं। ठीक, अंडा, निम्फ और वयस्क। ठीक है, इसमें जो है 3 चरण होते हैं। अंडा मेरे बच्चों, अंडा, एक अंडा होता है, दूसरा निम्फ होता है। ठीक है, और तीसरे से जो है मेरे बच्चों वयस्क। ये इसके जो है 3 चरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 0 टिल, 7 नंबर, 0 टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। क्वेश्चन संख्या 7, मक्का गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए होता है, या फिर मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए होता है, या धान गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए होता है। उपरोक्त सभी फसल पद्धतियों में जो है होता है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर है मेरे बच्चों डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में होता है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में जो है मेरे बच्चों ये होता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 8। चलिए, आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत प्रेम, बहुत प्यार दिया। एक दिन में लगभग 1000 से ज्यादा लोग देख भी चुके हैं। तो चलिए, धान के थ्रेसर में गहराई करने वाला ड्रम किस प्रकार का होता है? ड्रम किस प्रकार का होता है? 8 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर मेरे बच्चों जो होता है ये छड़ प्रकार का होता है। ठीक है, ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ग्रो आउट टेस्ट होता जो है बीजों की अनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। ग्रो आउट टेस्ट बीजों की अनुवांशिक शुद्धता के लिए मेरे बच्चों किया जाता है। अच्छा, 0 टिल सीड का प्रयोग मक्का, गेहूं, मूंग, धान, मक्का, गेहूं, मूंग, धान आदि बोनों के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, छड़ प्रकार का होता है। ठीक है, और मक्का, गेहूं, मूंग, धान के लिए किया जाता है। यह मक्का, गेहूं, मूंग और धान बोने के लिए मेरे बच्चों यह किया जाता है। सबसे महंगे बीज की श्रेणी क्या है? सबसे महंगे बीज की श्रेणी मेरे बच्चों क्या है? आप देख लीजिए, इसके ऑप्शन जो है लिखा है। सबसे महंगे बीज की श्रेणी क्या है? आधारी बीज, प्रमाणित बीज, या दुधफुल बीज, या जनक बीज। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है जनक। इसका आंसर मेरे बच्चों डी, जनक। ठीक है, जनक बीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पादप प्रजनक द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीजों को क्या कहते हैं? पादप प्रजनन द्वारा विकसित किसी प्रजाति के बीज को मेरे बच्चों क्या कहते हैं? तो इसको मेरे बच्चों कहते हैं प्रजनक बीज। किसे कहते हैं? प्रजनक बीज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर की बात करते हैं। ठीक, लिखा है किस बीज के लिए प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है? किस बीज के लिए मेरे बच्चों प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो आप बताओगे जो है प्रजनक बीज के लिए मेरे बच्चों प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक बीज के नाम से मेरे बच्चों जाना जाता है। तो नाभिकीय बीज को हम प्रारंभिक बीज के नाम से जो है जानते हैं। अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के कटिलिडन भूमि के अंदर ही रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? 14 नंबर। 14 नंबर मेरे बच्चों हाइपोजियल बोलते हैं। हाइपोजियल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन था? भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र मेरे बच्चों कौन सा है? धान, गेहूं, बाजरा, गेहूं, मक्का, सरसों या ज्वार? मेरे बच्चों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फसल चक्र धान गेहूं वाला है। इसकी फसल क्षमता जो है 200% होती है। ठीक है, फसल क्षमता कितनी होती है मेरे बच्चों? 200% होती है। कितनी? 200% होती है। तो मक्का आलू प्लस राई प्लस मूंग की फसल चक्र क्षमता कितनी होती है? कितनी होती है? ठीक, तो मेरे बच्चों इसकी जो है फसल चक्र क्षमता जो है 300% होती है। ध्यान रखना, कितनी? 300% होती है। एक चीज और ध्यान रखना, फसल चक्र संघनता निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ठीक, फसलों की संख्या बटे वर्ष गुणे 100। फसलों की संख्या बटे वर्ष गुणे 100। ठीक है,
तो ध्यान रखना फसलों की संख्या यहां पर 1 2 3, ठीक है। मतलब फसलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? मक्का जुलाई में बोया जाता है, आलू प्लस राई नवंबर मार्च में, और मूंग मार्च से जून में, ठीक। और सब एक एक वर्ष के लिए है, सब एक एक वर्ष के लिए हैं। तो फसलों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? फसलों की संख्या है यहाँ पर 3, और एक वर्ष के लिए सब बोए जाते हैं, गुणे 100, ठीक है। तो 300/1 बराबर मतलब 300। तो इसकी 300% जो है फसल संगतता आएगी। उकटा के प्रभावी नियंत्रण है तो अरहर की सहफसली खेती होनी चाहिए। अरहर की सहफसली खेती होनी चाहिए। तो उकटा की प्रभावी नियंत्रण है तो अरहर की सहफसली खेती के लिए ज्वार की फसल को सम्मिलित करना चाहिए। ध्यान रखना ज्वार की फसल को जो है सम्मिलित करना चाहिए। तो इसका डी वाला ऑप्शन मेरे बच्चों राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद आएंगे हम 18। देखिए जेली बनाने के लिए अम्ल तथा पैक्टिक दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल कौन सा है? ध्यान रखना प्रचुर मात्रा वाला फल जो है मेरे बच्चों जो है ए है। इसका आंसर अमरूद है। क्या है मेरे बच्चों? अमरूद। देखो एक जेली से संबंधित क्वेश्चन मेरे बच्चों आ सकता है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैम के लिए उपयुक्त फल है सेब, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। जैम बनाने के लिए मेरे बच्चों, जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल जो है कौन सा है? सेब। मार्मलेड, ठीक है, एक होता है मेरे बच्चों मार्मलेड। मार्मलेड बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा होता है बताइए? मार्मलेड बनाने के लिए जो उपयुक्त फल जो होता है नींबू वर्गीय फल होते हैं। ध्यान रखना नींबू वर्गीय इसमें फल आते हैं। कौन से? नींबू वर्गीय फल आते हैं। ध्यान रखना नींबू वर्गीय सारे फल जो होते हैं। और एक और होता है स्क्वैश के लिए, ठीक। स्क्वैश के लिए नींबू, आम, संतरा और फालसा फलों का प्रयोग जो है किया जाता है। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? अगर जेली को आपको सुरक्षित रखना है तो उसमें आप लोग क्या मिलाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो है हम चीनी मिलाते हैं, आपको सबको पता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 20 नंबर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब बना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो ये बना था तो 1984 में बना था। कब बना था मेरे बच्चों? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984 में बना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। इतना आप लोग ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अन्न भंडारण के समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए? तो अन्न भंडारण के समय दानों में नमी होनी चाहिए 14% से नीचे। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मतलब मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो होता है भारत में। कहां होता है? भारत में। चलिए लिखा है धान गेहूं फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है। आप देख लीजिए समुद्री क्षेत्र की है, पश्चिमी भारत की है, उत्तरी भारत की है या दक्षिणी भारत की है, ठीक है। तो मेरे बच्चों यह है उत्तरी भारत की। किसकी है? यह है मेरे बच्चों उत्तरी भारत की। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना क्या कहलाता है? कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये एकल फसली कृषि होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? एकल फसली कृषि, ठीक। एकल फसली कृषि मतलब इसे हम मोनोक्रॉपिंग कह सकते हैं। जब कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाते हैं तो हम उसे बोलते हैं एकल फसली कृषि, ठीक। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य और जलवायु क्षेत्रों एग्री क्लाइमेट जोन में जो है बांटा गया है, ठीक है। तो इसे बांटा गया है मेरे बच्चों 9, ठीक है। लिखा है दीर्घ प्रदीप्त काली पादपों को कितने दीप्त काल की आवश्यकता होती है? कितने दीप्त काल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये होती है मेरे बच्चों 14 घंटे से कम। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया केवल होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ए व बी दोनों, ठीक है। ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से मेरे बच्चों कोई नहीं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक। तो ये होती है मेरे बच्चों आपको पता है ए और बी दोनों में होती है। किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं किस प्रकार के पौधों में? तो कैम पौधों में,
कायम पौधे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रजात गेहूं, प्रजात गेहूं ट्राइटिकम एवेस्टिवम के 42 गुणसूत्र हैं। ऐसे में उसमें कितने लिंकेज समूह होते हैं, ऐसे में उसमें कितने लिंकेज समूह होते हैं। ठीक है, तो आप लिंकेज समूह के लिए बात करेंगे तो इसमें होते हैं 21। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32, एक सेकंड, आगे बढ़ेंगे। यस, 30 नंबर, 30 नंबर लिखा है अनुवांशिकी शब्द का नाम किसने दिया। तो अनुवांशिकी शब्द का नाम आपको पता है, मेंडल 1862। ठीक है, मेंडल 1862, या बेटसन 1905, या डिवरीज 1905, ठीक है, या जोहानसन 1905। अनुवांशिकी शब्द का पूछा गया है, ध्यान रखना। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी शब्द का नाम सबसे पहले मेरे बच्चों किसने दिया, तो 1905 में बेटसन ने दिया था। 1905 में मेरे बच्चों बेटसन ने दिया था। गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत कितना होता है, कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत मेरे बच्चों जो होता है वो 95 होता है। पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है बेगोनियों में, इसमें बेगोनियों में। चलिए 33 नंबर की बात करते हैं। धान विश्व जीन बैंक स्थित है कहां, धान विश्व बैंक जीन कहां स्थित है। ठीक है, तो ये है मेरे बच्चों इनमें से कहीं नहीं, इनमें से कहीं नहीं, तो इसका आंसर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, धान विश्व जीन बैंक कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें फिलीपींस में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिलीपींस में इसकी स्थापना की गई थी, धान जीन विश्व जीन बैंक की फिलीपींस में, फिलीपींस मनीला में। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एलील का उदाहरण है, 34 नंबर 34 नंबर, निम्न में कौन एलील का उदाहरण है। ठीक है, तो टी और टी। ठीक है, टी और टी ये एलील के उदाहरण है। मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या मेरे बच्चों होती है आपकी 14। कितनी होती है, 14। देखो मसूर में कायिक गुणसूत्र जरूर पूछे जाएंगे, गुणसूत्र जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पूछे। अरहर में 22 होती है, उर्द में 24 होती है, मूंग में भी जो है 24 होती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय जहाजों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया, भारतीय जहाजों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध मेरे बच्चों लगाया गया 2020 में। कब लगाया गया, 2020 में मेरे बच्चों लगाया गया। कब, 2020 में। अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है, अम्लीय वर्षा में अपेक्षाकृत अधिक सांद्रता होती है मेरे बच्चों, तो ये होती है मेरे बच्चों NO3- SO4 में। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन पे कुछ थोड़ा बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक, परेशान ना हुआ करें। क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्वेश्चन संख्या हम 38 पे आएंगे। कितना मेरे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 38 पे आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक, हाँ एक सेकेंड, 43, एक सेकेंड, हमारा हो गया है 23 37 तक हो गया है। ठीक है, चलिए 37 के बाद हम आएंगे 38 वाली कटिंग हमारे पास नहीं है, मैं अभी लास्ट में उसको जो है करवा दूंगा। 4 क्वेश्चनों कटिंग नहीं है। चलिए 43 पे आते हैं। 43 अभी लास्ट में मैं आपको करवा दूंगा इसको। ठीक है, ध्यान रखना। लिखा है सामान्य कृषि योग्य मृदा की पीएच कितनी होती है, सामान्य भूमि की पीएच मान जो है मेरे बच्चों कितना होता है, तो आपको बता दे जो है इसका पीएच मान जो है मेरे बच्चों जो है होता है 6.5 से 8.0। ठीक है, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, पीएच की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने, ध्यान रखना। और ये पीएच स्केल होती है 1 से 14 तक होती है, ध्यान रखना। 1 से 6.9 और 7
ये अम्लीय होता है मेरे बच्चों, ध्यान रखना ये भी। 1 से 6.9 तक अम्लीय होता है। 7 ये उदासीन होता है, और 7.1 से 14 तक जो है ये मेरे बच्चों क्या होता है, क्षारीय होता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक होती है, 44 नंबर, ठीक है। तो इस सबसे ज्यादा जो है होती है बैक्टीरिया की संख्या, इसकी बैक्टीरिया की। हरी खाद विस्थापित कर सकता है मेरे बच्चों 45 नंबर, तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, ध्यान रखना। 45 बाद 46 आते हैं। अधिकतम कुल उर्वरकों की खपत किस राज्य में होती है, तो कुल उर्वरकों की खपत मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश में होती है, ध्यान रखना। कितना, उत्तर प्रदेश में होती है। मृदा यूरिया के अपघटक मिलता है, मृदा यूरिया के अपघटक से क्या मिलता है, 47, ठीक है। तो ये मिलता है अमोनियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक, अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। आगे 48 नंबर की बात करेंगे। मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है, अधिक उपलब्धता पैदा करती है, ठीक। तो पैदा करती है फास्फोरस की कमी, फास्फोरस की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट 49। मृदा का गहरा रंग लक्षण है, मृदा का गहरा रंग का लक्षण है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसके अधिक उत्पादकता का, ठीक। मृदा उर्वरता का ह्रास होता है, मृदा उर्वरकों का ह्रास होता है, ठीक है। इसमें आप जहां पर उपयुक्त सभी आप समझ जाए, ठीक है। तो लगभग वो आंसर आपका सही माना जाता है। भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू की, भारतीय गांव सर्विस प्रोग्राम किसने शुरू की, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये WH बिशन ने 1948 में शुरू की थी। परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो मेरे बच्चों ये आधारित है करके सीखो, करके सीखो, ठीक। आगे देखते हैं, करके सीखो। 53 प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व क्या है, तो प्रसार शिक्षा का जो आधारभूत तत्व है, या मनुष्य स्वयं और मनुष्य का पर्यावरण, मनुष्य निर्मित संसाधन, उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर आपका राइट होगा। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर में क्या है लिखा है, 54 नंबर में मेरे बच्चों लिखा है प्रसार शिक्षा का मूल्यांकन है, प्रक्रिया है, उत्पाद है, प्रक्रिया उत्पाद दोनों है मेरे बच्चों, ठीक है। तो इसमें से प्रक्रिया ही है, प्रक्रिया है, ध्यान रखना। जवाहर रोजगार योजना देश में कब लागू की गई, जवाहर रोजगार योजना देश में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी, ध्यान रखना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है लागू की गई थी, अप्रैल 1989 में, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के दौरान किसके समय में, राजीव गांधी के समय में मेरे बच्चों यह लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 56। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि संबंधी आर्थिक सुधारों में क्या शामिल नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे बच्चों। 56 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि संबंधी आर्थिक सुधारों में क्या शामिल नहीं है, नई निजी नलकूप कनेक्शन देने पर प्रतिबंध हटाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों ये जो डी नंबर है ये इसमें जो है शामिल नहीं है मेरे बच्चों, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का प्रारंभ ये इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया है, ठीक है। ICAR का जो है कैंपस दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक। कहाँ, नई दिल्ली में मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य नहीं है, मूल्य स्थिरीकरण का उद्देश्य नहीं है, तो मेरे बच्चों कृषि एवं उद्योग में संतुलन ये इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी ये आपके तीनों उद्देश्य इसके जो है मेरे बच्चों हैं। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर, कृषि विपणन कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 आप बता दीजिए, कृषि विपणन कार्य कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलेंगे इसका राइट आंसर है बी। क्या है मेरे बच्चों, बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या
चलिए एक सेकंड। चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 60 नंबर लिखा है कृषि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन देखिए, कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं मेरे बच्चों। किसका अध्ययन करते हैं? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, लिखा है कृषि व्यवसाय की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। भैया जब कृषि अर्थशास्त्र की एक शाखा है तो इसके अंतर्गत समस्याओं का अध्ययन पक्का किया जाएगा। कृषि से संबंधित व्यक्तियों के कल्याण को अधिकतम करने हेतु समाधान ढूंढेंगे। बिल्कुल समाधान ढूंढेंगे। तो उपयुक्त में से दोनों कथन, एक और दो मेरे बच्चों, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, 61 नंबर लिखा है बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों की जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बकरी की एक नस्ल मेरे बच्चों, ठीक है, बकरी की एक नस्ल, ठीक है, जो बकरियों के जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है उसे हम बोलेंगे न्यूबियन। ठीक, न्यूबियन क्या बोलेंगे? न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन होती है, ध्यान रखना, इसे एंग्लो न्यूबियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक होती है साइनन बकरी, दूध की रानी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? दूध की रानी। क्या बोलते हैं? दूध की रानी बोलते हैं। ये एंग्लो न्यूबियन होती है, एंग्लो न्यूबियन होती है। ठीक है, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? 62। ठीक है, तो 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक। बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, तो औसत प्रतिशत जो है बकरी के दूध में मेरे बच्चों होता है 4 से 5%। मुर्गी की लैंगहॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है। मुर्गी की लैंगहॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है मेरे बच्चों, अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रानीखेत रोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रानीखेत रोग किस विषाणु के द्वारा मेरे बच्चों फैलता है? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलता है। ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन समाप्त हुए। आगे हम बढ़ते हैं, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। लिखा है ALU इज द पार्ट, ALU पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम फुल फॉर्म के नाम में जानते हैं। ठीक है, ये पार्ट किसका है? मेमोरी का है, CPU का है, CU का है मेरे बच्चों, ये किसका है? ठीक है, तो ये CPU का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा जो है डेवलप मतलब जो है विकसित किया गया है? 67 नंबर जो है, तो ये परम युवा कंप्यूटर, आपको पता है परम युवा जो है भारत के द्वारा जो है विकसित किया गया है। चलिए 68 नंबर की बात करेंगे। लिखा है विच डिलीवरी मोड इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड्स यूजर्स विद अ वेब बेस्ड ईमेल सर्विस? कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? 68 नंबर मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये है मेरे बच्चों सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 69 नंबर। लिखा है इन NLP मतलब में कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन की परिभाषित किया गया है। इन NLP इज द कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द NLP में। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों है किसके लिए? ये एक टास्क होता है, ये मेरे बच्चों एक टास्क होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का टास्क है जो एक जो है मेरे बच्चों टेक्स्ट है जो एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य करता है। टास्क ऑफ फाइंडिंग ऑल एक्सपीरियंसेस दैट रिफर टू द सेम एंटिटी इन अ टेक्स्ट। ठीक है, डी इसका सही है। चलिए हम 70 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में कौन DDA शब्द का सही पूर्ण रूप है? DDA शब्द का कौन सही पूर्ण रूप है मेरे बच्चों? ठीक है,
तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, बी नंबर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर जो है ये डीडीए का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 71, ठीक है, तो इसे कहते हैं मेरे बच्चों माइनिंग। क्या कहते हैं? माइनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर लिखा है एसवीजी इसका पूरा नाम क्या है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स इसका पूरा नाम है। ठीक है, ध्यान रखना डी इसका आंसर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, 73 नंबर क्या कहता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी इन नेटवर्किंग सिस्टम? नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है? डीएचसीपी का पूरा नाम मेरे बच्चों क्या है? तो डीएचसीपी का पूरा नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका जो है फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूद वर्ण कैरेक्टर को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? मेरे बच्चों रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या कितने पढ़ेंगे? 75 नंबर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी है? तो कंट्रोल क्यू। कौन सी है बच्चों? कंट्रोल क्यू। वर्ड डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? कितने पर सेट रहता है? तो इसका 100% पर सेट रहता है। कितना? 100% पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 77 नंबर, इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? तो XLX नहीं है। SLX नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में कौन सा है? तो इसे हम वेब कैमरा के नाम से जानते हैं। कौन सा कैमरा? वेब कैमरा के नाम से जानते हैं। 79 नंबर की बात करेंगे। लिखा है इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई। क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, शुरुआत इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई। मेरे बच्चों आप इसका क्वेश्चन जो है बताइए आंसर। तो ये शुरुआत जो है मेरे बच्चों अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के साथ जो है की गई थी। ठीक है, चलिए 80 नंबर की बात करेंगे। लिखा है एन इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड हार्डवेयर, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। वो कौन सा इंटरफेस है मेरे बच्चों? ठीक है, तो वो है मेरे बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो 915 शहरी निकाय हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे बच्चों। 915 शहरी निकाय हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है? श्रावस्ती। किसमें अंकित की गई है? श्रावस्ती में जो है अंकित की गई है। देखिए आपको जो है जरूर क्वेश्चन मिलेंगे जनगणना से। ठीक, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? कौन सा शहर मेरे बच्चों मिलियन शहर नहीं है? ठीक है, तो बात करेंगे, ठीक है, मुरादाबाद। किसकी बात करेंगे हम? मुरादाबाद। ठीक, किसकी? मुरादाबाद की। कल्प योजना का प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है मेरे बच्चों। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? उत्तर प्रदेश रेलवे में कुल मेरे बच्चों जो है कितने अनुभाग हैं? ठीक है, तो ये है मेरे बच्चों इसमें 6 अनुभाग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है भारतीय चारागाह एवं, लिखा है मेरे बच्चों भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 86 नंबर। तो मेरे बच्चों यह कहाँ है?
ठीक, यह जो है वो झांसी में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 88 नंबर, ठीक है, तो रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निम्न उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये प्रयागराज में है। इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? किस जिले में है मेरे बच्चों? तो किस जिले में है? तो ये बदायूं में है। कहाँ पे मेरे बच्चों? बदायूं में है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने कहा? राजा चेत सिंह ने किया था। ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? देखिए लंबाई लगभग मेरे बच्चों कितनी है इसकी? तो 302.2 किमी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है उत्तर प्रदेश को किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? सिरेमिक सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो खुर्जा को हम सिरेमिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी को बोलते हैं? तो पीतल नगरी मेरे बच्चों मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर या मिर्जापुर। ठीक है, अब आप जो है मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, मुरादाबाद। ठीक, इसमें इसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? सर्वाधिक विकसित हुआ है मेरे बच्चों, तो हुआ है पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। 96 नंबर पे आएंगे हम लोग। 96 नंबर पे लिखा है, 96 नंबर क्या कहता है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? ठीक है, सर्वाधिक 95 नंबर था इसके। ठीक है, चलो 95 उधर हो गया था। ठीक है, 95 इधर हो गया पश्चिमी क्षेत्र, तो इसमें पश्चिमी क्षेत्र 2 बार क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को हम चूड़ी नगरी भी मेरे बच्चों बोलते हैं, ध्यान रखना, चूड़ी नगरी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म? मुरादाबाद को पीतल का काम होता है, ये तो पता है। ठीक है, सहारनपुर में कागज का काम होता है, बरेली में फर्नीचर देख लीजिए। ठीक है, इसमें मेरे बच्चों जो है, ठीक है, जो है बरेली में फर्नीचर का काम नहीं होता है, ध्यान रखना। सी वाला जो है मेरे बच्चों ये सुमेलित नहीं है बरेली में। ठीक है, सॉरी संतान बी, हाँ सॉरी, बरेली में फर्नीचर का काम होता है, एक सेकंड सॉरी, बरेली में फर्नीचर का काम होता है। प्रतापगढ़ में मेरे बच्चों आंवला होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत प्रतापगढ़ में आंवला होता है, आंवला। ठीक है, बरेली में फर्नीचर होता है, सहारनपुर में कागज होता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई जाती है? तो देखो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आमतौर पर कपास जो है उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? ठीक है, तो ये है गेहूं, चना, मटर और जौ। ए, गेहूं, चना, मटर और जौ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वाणिज्य फसल गन्ना है। 3-4 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, मैं उनको अगले नेक्स्ट टर्म पे जो है करवा दूंगा। अगर आपको एजीटीए तैयारी अच्छी करना है, एजीटीए में सिलेक्शन लेना है मेरे बच्चों, तो आप डेली जो है अब आपको वीडियो मिलेंगे 100 क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे मेरे बच्चों। अगर आपको रामबाण नोट्स की आवश्यकता है, एजीटीए का कंप्लीट नोट्स, तो आपको 95 599 40 590 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।